हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज मैं आपसे जुड़ रही हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह संस्था है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। आप में से शायद ही कोई होगा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं उसके नाम से परिचित ना हो। यूएनओ का महत्व हमारे आज के अंतर्राष्ट्रीय जगत में या आज की दुनिया में शायद उतना ही है जितना किसी अन्य राज्य का या किसी स्टेट का हो सकता है। तो आज के दिन में विशेष क्या है बच्चों? आज 24 अक्टूबर की तारीख है और हर वर्ष 24 अक्टूबर का दिन यूनाइटेड नेशंस डे या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैं अभी आपसे बात करूंगी, लेकिन आज ये दिन किस रूप में मनाया जा रहा है हम थोड़ा सा पहले इस बारे में बात कर लें। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मैंने यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये फ़ोटो लिया है आप लोगों के लिए, और आप देख सकते हैं इसमें एक कार्यक्रम की तस्वीर नज़र आ रही है और बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। वो शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन आप न्यूज़ चैनल्स में या इंटरनेट पे अन्य जगहों पर जाकर यदि देखेंगे तो ये जो तस्वीर है ये हमारे ही देश के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं अमजद अली खान साहब। वे यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो आज दिन है यूएन डे है उसके संदर्भ में। हमेशा यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो वहाँ पे जो जनरल असेंबली है जो उसका एक मुख्य ऑर्गन है उसका एक भाग है उसके हॉल में बनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष चूँकि परिस्थितियाँ विशेष हैं कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना महामारी जिस तरह से विश्व में फैली हुई है, तो ये प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम के रूप में आज प्रसारित की गई। बच्चों, यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम करती है या उसके क्या महत्व हमारे जीवन में है, इसका थोड़ा अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा जो आप देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कि शुरुआत हम करें जो सबसे नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि इस वर्ष जो यूनाइटेड नेशंस डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 है उसकी थीम क्या रखी गई है। उसकी थीम है द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड। हम कैसा भविष्य चाहते हैं और हम कैसा संयुक्त राष्ट्र संघ चाहते हैं। रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पूरी भावना है उसकी जो पूरी आत्मा है वो इन शब्दों में आ जाती है। रीअफर्मिंग यानी पुनर्स्थापित एक तरह से करना, आवर कलेक्टिव कमिटमेंट हमारा जो सामूहिक प्रतिबद्धता है किसके प्रति? मल्टीलैटरलिज्म के प्रति, यानी बहुपक्षवाद एक तरह से जिसे हम हिंदी में कहें, या मल्टीलैटरलिज्म अपने आप में ही शब्द शायद ज़्यादा आपको कन्वे करे इस अर्थ का, यानी जहाँ केवल एक व्यक्ति या एक संस्था या कोई एक देश महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बहुत सारे देश मिलकर वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त हमारी जो दुनिया है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बहुत महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 ने बुरी तरह हमारे ज़िंदगियों को पूरे विश्व में बहुत प्रभावित किया है। लोग बहुत बीमार हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वे सरवाइव नहीं कर पाए और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उन पर भी बहुत गहरा असर, आर्थिक असर हमें देखने को मिलता है। तो एक मुश्किल का दौर, विशेष बात ये थी कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता क्योंकि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ आज अपने 75 वर्ष पूरा कर रहा था, लेकिन इस ग्लोबल पैंडेमिक के कारण बहुत बड़ी जो सेलिब्रेशन हो सकती थी वो नहीं हुई। और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने एक तरह से इस अपने संदेश के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश करी है कि नहीं,
इस मुश्किल के दौर में हम सब एक हैं, पूरे विश्व के जो देश हैं वो एकत्रित हैं और आज भी हम प्रतिबद्ध हैं एक मल्टीलेटरल अप्रोच यानी एक सामूहिक प्रयास या सामूहिक प्रतिबद्धता जिसे हम कहें, एक प्रकार की एक आशावादी दृष्टिकोण पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशंस के इस मैसेज में मिलती है। और भी अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर देखें आज के दिन के संदर्भ में कुछ और कैप्शंस जो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर रहे हैं इस निराशा के दौर में, इस महामारी के दौर में, जब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है, हम किस तरह से इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। तो देखिए वे लिखते हैं री इमेजिन, यानी और मेहनत करिए और तरीके सोचिए, रीबैलेंस, अपने आप को फिर से एक प्रकार का नियंत्रण, एक संतुलन अपने जीवन में लाइए एंड रीस्टार्ट, और फिर से शुरू होइए। क्योंकि कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें एक प्रकार का ठहराव से आ गया था। और ये जो कैप्शंस हैं कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि दुनिया की समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व के सारे देशों को एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। रिकवरिंग टुगेदर फॉर आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, इन शब्दों का महत्व देखिए कितना गहरा अर्थ होता है। हमारी जो सांझी मानवता है, यानी कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब बराबर के मनुष्य हैं। तो एक प्रकार से एक कॉल है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, कि आइए इस महामारी के दौर में अपने आप को एक बार पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें, सामूहिक रूप से उसके लिए प्रयास करें, सामूहिक रूप से इस बीमारी का हल ढूंढने की कोशिश करें, सामूहिक रूप से इस विपदा को जो हमारी इस दुनिया पर आन पड़ी है उसे दूर करने की कोशिश करें। और यही महत्व है आज जब 75 वर्ष यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा कर रहा है, तो देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि एक बार पूरी दुनिया के सामने एक रियलाइजेशन हम फिर से महसूस कर रहे हैं कि यदि मानवता को अपने आप को बचाना है, अपने आप को सरवाइव करना है और हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाए रखना है, तो हमें सामूहिक रूप से एकत्रित होकर इस सब के लिए प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है आज का जो एक निराशा का दौर है उसमें आज ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो यूएन डे की थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पर मल्टीलेटरलिज्म के लिए। मल्टीलेटरलिज्म यानी एक से अधिक, यानी बहुत सारे जो देश हैं वो साथ में आकर किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करें। बच्चों, हम आ जाते हैं इसी यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत पर। क्यों आज का दिन यूनाइटेड नेशंस दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्या महत्व संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का हमारी दुनिया के लिए है। मैंने फिर से आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लिया है जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UN.org, आप खुद भी उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि किन बेसिक आइडियल्स को लेके असल में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। तो जो उसका होम पेज है वह कहता है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा प्लैनेट है, इस पे क्या चाहिए हमें? पीस, शांति, डिग्निटी, किसी भी व्यक्ति का जिसे हम कहते हैं सम्मान, एवं इक्वालिटी यानी समानता। इन 3 शब्दों में एक प्रकार से आज 75 वर्ष बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहीं ना कहीं दुनिया को फिर ये संदेश देने की कोशिश की है कि यदि हमें अपने इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाना है, संपूर्ण मानवता को बचाना है, और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी देश का, या यूनाइटेड नेशंस की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो बनाया गया था, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, शांति, जिसे हम हिंदी में यदि कहें मतलब व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान, एवं इक्वालिटी या समानता।
बच्चों, यूनाइटेड नेशंस की जो शब्द है, ये जो नाम है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मैंने आपसे, जब कोल्ड वॉर में आपको पढ़ा रही थी और मैंने आपके उसके शुरुआती दौर की बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देशों को ये बहुत महसूस होने लगा कि यदि इसी तरह हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इसी प्रकार हथियारों का प्रयोग एक दूसरों के खिलाफ करते रहे और युद्ध में उलझे रहे, तो हम कभी भी इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आपसी जो समस्याएं हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम एक ऐसी संस्था बनाएं जहां पर हम पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल खोज सकें। और इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो कॉन्सेप्ट आया, जिसको कि आप और हम कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा के रूप में जानते हैं। कलेक्टिव यानी सामूहिक शब्द में अपने आप में अर्थ है कि हम सब इकट्ठा होके सामूहिक रूप से इस पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करें। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, जब 50 देशों के जो प्रतिनिधि थे वे सैन फ्रांसिस्को नाम की जो जगह है वहाँ पर मिले और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर दस्तखत किए। इस संदर्भ में जो चर्चाएं थीं, जो कुछ भी विचार थे, जो एक्सचेंज था, जो टॉक्स थी, वो काफ़ी समय से चल रही थी। और अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में डम्बरटन ओक्स नाम की जगह है, वहाँ पर करीब करीब साल भर से इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के बारे में, उसके मुख्य उद्देश्य के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। और फाइनली उन्हीं के जो प्रयास थे वे 24 अक्टूबर 1945 को फलीभूत हुए, जब इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ। उसके बाद 1945 तक आते आते, 26 जून तक आते आते पोलैंड भी इसका सदस्य बना एवं इसमें फाउंडिंग जो मेंबर्स थे ओरिजिनली, वो 51 मेंबर स्टेट्स इसके हो गए। खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, चाहे अभी हम बात करेंगे कि किस हद तक ये सफल रहा या किस हद तक ये विफल रहा, बहुत ज़्यादा इस बात को लेके आलोचना की जाती है कि वाकई में जिन उद्देश्यों को लेके संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, वे उद्देश्य वह पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। और आपसे मैं जिस तरह से कोल्ड वॉर की जो परिस्थितियों के बारे में बात करती रही हूँ, वह अपने आप में इनफ प्रूफ है कि यूनाइटेड नेशंस उतना इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम्स के सल्यूशन में नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ तक लेजिटिमेसी की बात है, एक पावर की बात है, जिसे हम कहते हैं एक मॉरल पावर जिसे हम कहते हैं, यदि किसी एक नैतिक शक्ति, यदि किसी एक संस्था के पास दुनिया में हम माने, जिसको आज भी जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या आती है तो जिसकी तरफ देखा जाता है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। अपनी तमाम विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की तारीख में दुनिया में समस्या सुलझाने के लिए, समस्याओं का शांतिपूर्ण, जिसे हम कहते हैं, हल ढूंढने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। और दुनिया का शायद ही कोई देश है जो इसे इग्नोर कर सकता है। आज की तारीख में इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये सभी कंट्रीज़ अपनी तरफ से इसके प्रति जो नियम इसके द्वारा बनाए गए हैं उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आगे की क्लासेस में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई में उतना कमिटमेंट उन देशों में आपको दिखता है या नहीं, या संयुक्त राष्ट्र संघ को भी जो महाशक्तियां हैं उन्होंने केवल अपने आप की लड़ाई के लिए एक अखाड़ा बना लिया है। कोल्ड वॉर की जो शीत युद्ध के बहुत सारी घटनाएं तो कभी कभी यही बताती हैं
कि वाकई में संयुक्त राष्ट्र संघ उतना सफल अपने उद्देश्यों में नहीं रहा जैसा कि इससे अपेक्षा की गई थी। लेकिन फिर भी आज जब हम एक ग्लोबल पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, ऐसे में यदि एक कोई संस्था है जिसको कि हम माने कि जो पूरी दुनिया को कहीं एक प्लेटफॉर्म देती है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, तो वो निश्चय ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ है। थोड़ा सा आज मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी और वाकई में इसकी क्या सफलताएं रहीं, असफलताएं रहीं, इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जो इसके मेन ऑर्गन्स हैं, जो इसके मुख्य भाग हैं, उसमें एक है जनरल असेंबली, जिसे कि सामान्य सभा कहा जाता है, और प्रत्येक जो सदस्य है, जो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनता है, जो देश, वो इस जनरल असेंबली का भी सदस्य होता है। और जैसा कि मैंने बताया, ऑन द होल इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद इसकी एक छोटा हिस्सा है जिसे कि हम सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, जिसके कि 5 स्थायी सदस्य हैं एवं 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो सारी पॉलिटिक्स यूनाइटेड नेशंस की कही जाती है वो इस सुरक्षा परिषद को लेकर ही बताई जाती है, क्योंकि इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आप जाकर देखिए, पता करिए वे कौन से, ये आपका एक प्रोजेक्ट मैं दे रही हूँ कि वे कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो दुनिया की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी जो ये इनकी जो पोजीशन है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने की, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट मेंबर बने रहेंगे, जबकि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वे बदलते रहते हैं, तो वे उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं और उन्हें जो शक्तियाँ इस रूप में प्राप्त हैं उनको मिसयूज़ करते हैं। और ये कहा जाता है कि यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस अपने कामों में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके अलावा एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो काम पूरा हो गया है, तो आज की तारीख में ट्रस्टीशिप काउंसिल एक तरह से डिफंक्ट ऑर्गन रह गया है। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और जो कि हेग नेदरलैंड्स में स्थित है, जबकि जो मुख्य अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्य ऑर्गन्स हैं वो न्यूयॉर्क, यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन आइलैंड है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरीट है, एक सचिवालय है, जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, जिनके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस अपना काम करता है। और यहीं पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, वे भी उनका भी ऑफिस यहीं पर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस की हैं, जिनके माध्यम से वो बहुत सारा काम कर रहा है। देखिए बच्चों, आपको हम ये समझें, मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशंस जिस समय बनाया गया था तो ये लगा था कि इसका काम केवल शांति एवं सुरक्षा, प्राइमरीली जिसे हम कहें, मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से केवल दुनिया के देशों के मध्य जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, उनका एक पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम करती हैं और इनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह का काम किया है, तो दुनिया के आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में इसका योगदान बहुत अमूल्य हो गया है। इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, मैं कुछ के नाम आपको बताऊंगी, और बहुत सारी एजेंसीज हैं। आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं बताऊं, ये जो एजेंसीज थी उनमें से कुछ नई बनाई गई, कुछ ऐसी थी जो पूर्व में इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, या जो लीग ऑफ नेशंस था, जो कि पहले एक सामूहिक सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाए जाने का जो प्रयत्न किया गया था उसके अंतर्गत बनाई गई थी, लेकिन इन सबको फिर यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएट कर दिया गया।
तो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि न सिर्फ आज की तारीख में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाव के लिए काम कर रही है, बल्कि हेल्थ के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वे बहुत काम कर रही हैं। और इनका जो विकास कार्य है और इनका जो योगदान है, जो दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनको जो जिस प्रकार की एड इन एजेंसीज़ के माध्यम से मिलती है, न सिर्फ पैसे के रूप में बल्कि एक टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में, एडवाइजरी के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ एजेंसीज़ के नाम मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक है यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनएपी, यूएनएफपीए है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएन हैबिटेट है जिसका कि असल में वो है मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फिर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, फिर है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए कहाँ कहाँ पर बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशंस काम करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कृषि विकास के लिए काम करता है, फूड प्रोग्राम कि दुनिया में कोई भी भूखा नहीं हो, दुनिया के हर व्यक्ति को एक बैलेंस डाइट मिले, एक पोषण पूरा अच्छा सा मिले। इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ अपने ये सारे विकास के कार्य करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF है, यूनेस्को है, यूनिडो है, और इन सब में इन दिनों में एक जो एजेंसी जिसका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना है वो है WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब अभी जो कोरोना के दौर से हम गुजर गए हैं, इस परेशानी के हम बार बार WHO समय समय पर इस बीमारी को लेकर एडवाइजरीज जारी करता है। WHO ने ही सबसे पहले हमें आगाह किया कि ये एक पेंडेमिक होने जा रहा है, एक वैश्विक महामारी के रूप में बीमारी आने वाली है। और अभी भी हम बार बार WHO गाइडलाइंस इशू करता है कि इस बीमारी का हल कैसे ढूंढा जाए, आपको किस तरह के मेजर्स लेने हैं, कौन से टेस्ट करने हैं, कौन से आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं इस महामारी से अपने आप को बचाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर जो आज का मेरा लेक्चर था, जो UN डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका महत्व बताने के संदर्भ में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिन प्राथमिक उद्देश्यों के लिए को लेकर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था कि पीसफुल सेटलमेंट होगा, युद्ध नहीं होगा, निशस्त्रीकरण होगा और दुनिया के सारे देश बिल्कुल बराबरी के दर्जे पर माने जाएंगे, वो सब तो शायद नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके की तरफ हम किसी भी क्राइसिस में जिसकी ओर देखते हैं, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो दुनिया का जो भी देश परेशानी में है उसको मदद देगा, और जिसका एक नैतिक महत्व है। यदि यूनाइटेड नेशंस किसी चीज़ के लिए कह देता है या मना कर देता है तो उसका एक नैतिक जिसे हम कहते हैं दबाव दुनिया के हर देश पर पड़ता है। इस रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व बहुत है, और ख़ास तौर पर आज के समय में जब हम एक वैश्विक महामारी के समय से निकल रहे हैं, एक प्रकार से UN डे पूरी दुनिया को इस बात को फिर से याद दिला रहा है कि कितनी ज़रूरत है सामूहिक प्रयासों की, मल्टीलेटरलिज्म की, दुनिया को बचाने की। अपनी इस खूबसूरत पृथ्वी, ये जो हमारा खूबसूरत ग्रह है, इसको पूरी तरह से यदि हमें बचाना है, मानवता को यदि हमें बचाना है, तो ग्लोबल पेंडेमिक के इस दौर में हमें फिर आज यूनाइटेड नेशंस अपना जो थीम है उसके माध्यम से याद दिला रहा है कि हम युद्ध छोड़ें और शांति को अपनाएं और सामूहिक रूप से मिलकर विश्व शांति के लिए
और समस्याओं के निदान के लिए प्रयत्न करें। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ें समझाई हैं। अच्छा होगा, आज के दिन बहुत से कार्यक्रम बहुत जगहों पर हुए हैं। आपको बहुत जगह यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ आप मिलेंगी। आप इंटरनेट का प्रयोग करना सीख चुके हैं, तो आप अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाइए, अखबारों को पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स में देखिए और आप समझेंगे क्या महत्व है एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का आज के संदर्भ में, आज के विश्व में, जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ चुके हैं, जब ये पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक छोटे उसमें सिमट कर रह गई है, हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में सामूहिक सुरक्षा का क्या महत्व है, मल्टीलेटरलिज्म का क्या महत्व है, ये सब समझने का आज आपको बहुत अच्छा मौका यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में जो भी जानकारियाँ, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके माध्यम से मिलेगा। थैंक यू।